जय हिंद। प्रिय छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेपी व गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान से भूगोल, जल संसाधन। जल संसाधन इस चैप्टर से आने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप इससे लाभ उठाएं और एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। जल संसाधन। जल में पवित्रता का भाव होता है, जबकि पानी में नहीं। जल और पानी में अंतर है। जल में पवित्रता का भाव सेंस होता है, जबकि पानी में नहीं। जल हमें नदियों से, झरनों से, बारिश के पानी से, तालाबों से, झीलों इत्यादि से प्राप्त होती है। जल हमें नदियों से, झरनों से, बारिश के पानी से, तालाबों से, झीलों इत्यादि से प्राप्त होती है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, वही अक्षय है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अब इसके बाद पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका आंसर। चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। यहाँ ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ख नंबर को आप टिक मारेंगे, इस तरह से ख नंबर को टिक मार लेंगे। ख नंबर आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? वो 96 कितना है? 96.5%। यहाँ पर ऑप्शन जो आपको होगा तो 96.5 तो नहीं दिया है, 96.6 दिया है। तो आपको यहाँ पे ग नंबर ऑप्शन याद रखना है। यानी 96% से ज़्यादा है तो 96.5 कहीं कहीं अगर है किताब में दिया हुआ, अगर ऑप्शन में 96.6 है तो उससे पहले 96%, अगर 96.5 नहीं दिया है, 96% दिया है, तो इसी को मारेंगे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। 96% या रहेगा 96.5। प्रश्न नंबर 3, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आंसर होगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। पंडित नेहरू ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका करेक्ट। ग नंबर में मारेंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%, 65%, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। तो आप ग नंबर टिक करेंगे और एग्जाम्स में इसको रंगेंगे इस तरह से, ठीक है? ग नंबर। अगला प्रश्न 5 नंबर का, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है?
तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। आर्सेनिक के लिए ऑप्शन गौ को रंगेंगे एग्जाम्स में, गौ नंबर को रंगेंगे या टिक मार लिए। अब बढ़ेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं? इस तरह से भी पूछा जाता है। तो दोनों का आंसर वही होगा, दोनों के लिए सेम ही आंसर है। आपको पूछ ले कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, या ऐसे पूछ ले कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का आंसर आपको यहाँ हम दे रहे हैं, दोनों के लिए सेम आंसर है, दोनों सेम ही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज किए हैं। नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम, मिट्टी कटाव को रोकना, मछली पालन, यातायात की सुविधा बढ़ाना जैसे कई उद्देश्यों को लेकर विकसित की गई योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे है यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, गंडक परियोजना इत्यादि। एक बार फिर से समझ लेते हैं। नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम, मिट्टी कटाव को रोकना, मछली पालन, यातायात की सुविधा बढ़ाना जैसे कई उद्देश्यों को लेकर विकसित की गई योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सब क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, गंडक परियोजना इत्यादि। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए हैं। समझ गए हैं तो कॉपी पे आप नोट कर लें और एग्जाम्स के लिए इन्हें पढ़ते रहें। हो सकता है एक ही बार में आप समझ जाएं, फिर भी आप लिख लें, क्योंकि बार बार लिखने से क्वेश्चन माइंड में रहता है। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को भी इस तरह से पूछा जाता है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। या ऐसे पूछेगा, जल संसाधन की क्या उपयोगिता है। दोनों सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों का आंसर वही होगा, क्योंकि जल संसाधन के उपयोग के बारे में है या उपयोगिता वही है। आंसर जल संसाधन के उपयोग पेड़ पौधों, फसलों, जीव जंतुओं, घरेलू कामों, फैक्ट्रीज, कल कारखानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। यदि आप नहीं समझे हैं तो ऐसे समझें, जैसे आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके जड़ में पानी देते हैं, फसल उगाते हैं खेतों में तो उसको सिंचाई करते हैं, वहाँ पानी चाहिए, आपको जल चाहिए। जीव जंतुओं को पीने के लिए, धोने के लिए पानी चाहिए। घर में हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि स्नान, खाना बनाने में इत्यादि में, स्नान करने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, विभिन्न प्रकार के कार्यों को जल द्वारा करते हैं। कल कारखाने, अब जहाँ भी फैक्ट्रीज़ है वहाँ भी जल चाहिए, एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है वहाँ भी जल चाहिए। तो विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपयोगिता है, जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो पेड़ पौधों, फसलों, जीव जंतुओं, घरेलू कामों, कल कारखानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं। आंसर, दो राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग के लिए उत्पन्न विवाद ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है। दो राज्यों के बीच क्या हो गया, नदी का जो जल है उसके उपयोग के लिए उत्पन्न विवाद, यानी विवाद उत्पन्न हो गए, लड़ाई हो रही है, तो वो क्या है, जल विवाद है।
नीचे है, देश की अधिकांश नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। देश की अधिकांश नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। जैसे देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी के द्वारा जो जल प्रवाहित होती है वो कई राज्यों से, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच क्या होता है, कावेरी जल विवाद होता है। तो यही तो है अंतर्राज्यीय जल विवाद। इन राज्यों के बीच जो विवाद है जल को लेकर के, यही है अंतर्राज्यीय जल विवाद। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है। जल संकट, वाटर क्राइसिस क्या है? वाटर क्राइसिस क्या है? आंसर, एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल की कमी को जल संकट कहते हैं। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु, जल उपयोग की मांग जो हुई उसको पूरा करने के लिए क्या होती है, जो उपलब्ध जल है उसकी कमी हो जाती है, उससे पूरा नहीं हो पाता है। तो उपलब्ध जल की जो कमी हो जाती है वही तो संकट है, क्राइसिस है। यानी आपको चाहिए लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उस तरह से। सूखा जल, सूखा, जहाँ पर सुखार है, सूखा है, वहाँ क्या है, जल संकट है। यानी सूखा जो है जल संकट का ही कारण है। प्रायः जल की कमी, इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। देखिए क्या क्या कारण है। प्रायः जल की कमी, इसके अति शोषण, आवश्यकता से अधिक जल खपत कर रहे हैं, अधिक उपयोग कर रहे हैं, एवं समाज के बीच जो डिफरेंट वर्ग हैं, विविध वर्ग हैं, उन वर्गों में क्या होती है, जल की वितरण नहीं हो पाती है ठीक तरह से, असमान वितरण होती है। तो असमान वितरण से भी जल संकट उत्पन्न होती है। जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है विभिन्न प्रकार की समस्याएं ये हैं। तो इन समस्याओं के कारण जल संकट उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। आंसर है, वर्तमान समय में भारत की अधिकांश नदियां प्रदूषित हैं एवं छोटी नदियां तो अत्यंत विषैली हो गई हैं। कारण, भारत की अधिकांश बड़ी नदियों के तट पर स्थित बड़े नगरों तथा तटों के पास औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा जो फैक्ट्रीज है, कारखानों से विस्तृत जल के प्रवाह, ये क्या है, प्रदूषण के कारण है। यानी फैक्ट्रीज का जो जल है, औद्योगिक क्षेत्रों का जो जल है, वो सभी क्या होता है, नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषित पदार्थ होते हैं जो पानी को प्रदूषित करते हैं। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, भारत की, हमारे देश की जो अधिकांश रिवर्स हैं, नदियां हैं, वे प्रदूषित क्यों हैं? आपको तो समझ में आ गया। फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो गंदले जल हैं उन सभी को नदियों में प्रवाहित की जाती है, और उनके द्वारा जो कचरे होते हैं उन्हें भी क्या, पानी में फेंक दिया जाता है, नदियों के पानी में। एवं छोटी नदियां तो अत्यंत विषैली हो गई हैं। भारत की अधिकांश बड़ी नदियों के तट पर स्थित बड़े नगरों तथा तटों के पास, नदी के तटों के पास जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं तथा कारखाने हैं, उनसे विस्तृत जल के प्रवाह होते हैं, नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है?
इसके संरक्षण व पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। यानी वर्षा जल संरक्षण व पुनः चक्रण की विधि का उल्लेख करना है। वर्षा जल तो समझ रहे हैं, बारिश का जो पानी है, बारिश का जो जल है। तो यहाँ आंसर है वर्षा जल की मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, यानी वर्षा जल की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा जल के द्वारा ही मानव कृषि कार्य करता है। वर्षा जल द्वारा ही भूमिगत जल, वृक्ष, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, नदियों में जल की मात्रा होती है। राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु गड्ढे का निर्माण किया जाता है, ताकि इससे मृदा को सिंचित कर, यानी मिट्टी को सिंचित कर खेती की जा सके, कृषि की जा सके। राजस्थान के ही जैसलमेर में पेयजल का संग्रह भूमिगत टैंक द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। प्रायः आंगन में हुआ करता है। आंगन तो जानते हैं, घर का आंगन। इसमें वर्षा जल का पानी छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित गंडाथुर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। मैसूर क्या है? कर्नाटक का एक जिला है। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। वर्षा जल की मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि वर्षा पर आधारित है। अपने शब्दों में लिख रहे हैं, वर्षा जल के द्वारा ही मानव कृषि कार्य करता है। वर्षा जल द्वारा ही भूमिगत जल, वृक्ष, पेयजल, नदियों में जल की मात्रा होती है। राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण करते हैं, यानी वर्षा जल को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु गड्ढे का निर्माण किया जाता है, ताकि इससे मृदा को सिंचित कर मिट्टी को सिंचाई के बाद क्या करते हैं, यानी इससे मृदा को सिंचित कर खेती की जा सके, कृषि की जा सके, फसल उगाई जा सके। राजस्थान के ही जैसलमेर में पेयजल का संग्रह भूमिगत टैंक द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है संग्रहण। इसमें वर्षा जल का पानी छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित गंडाथुर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करते हुए एक अच्छा सा कमेंट लिखें, ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक इस वीडियो को समझें और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं। ठीक तरह से आप नोट कर लें और एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लाएं। थैंक यू।